नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल साइड क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बैंकिंग व्यवस्था। साथियों, बैंक शब्द जो आया है, बैंक शब्द ये जर्मन भाषा के बैंक से बना है। BANC बैंक से बना है। और बैंकिंग शब्द जो है, बैंकिंग शब्द जो है यह इटालियन भाषा का शब्द है। यह इटालियन भाषा का शब्द है। इटालियन भाषा का शब्द है जो बैंकों से बना है। BANC जो बैंकों से बना है, जिसका अर्थ बेंच होता है। जिसका अर्थ बेंच होता है। BENCH बेंच होता है, जिसका अर्थ। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के जो प्रमाण हैं ये वैदिक काल से ही मिलते हैं। वैदिक काल में ही दो नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है नपत्रा, एक नाम मिलता है नलेखा। दो नाम मिलते हैं, नपत्रा और नलेखा। ये दोनों उस समय क्या करते थे? ऋण देने का कार्य करते थे। ऋण देने का कार्य करते थे। ऋण अर्थात कर्ज, लोन, ठीक है, ऋण देने का कार्य करते थे। और प्राचीन काल में ब्याज को सूदखोरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूदखोरी कहा जाता था। प्राचीन काल में ब्याज को सूदखोरी कहा जाता था। और वेदों में एक नाम और मिलता है। एक नाम मिलता है कुशीदीन। कुशीदीन एक नाम मिलता है। कुशीदीन ये क्या करता था? पैसों का प्रबंधन करता था। पैसों का प्रबंधन करता था। पैसों का प्रबंधन करता था, ठीक है। कई सारे नाम, जैसे हमारा एक नाम मिल गया नपत्रा नलेखा। इनका क्या काम था? ऋण देने का कार्य था। प्राचीन काल में ब्याज को क्या कहा जाता था? सूदखोरी कहा जाता था। वेदों में एक नाम मिलता है कुशीदीन। इस समय क्या करते थे? प्राचीन काल में पैसों का प्रबंध करते थे। फिर आप जब इधर आएंगे मुगल काल में, मुगल काल में दो प्रकार के दस्तावेज मिलते हैं। मुगल काल में दो प्रकार के दस्तावेज मिलते हैं। एक का नाम रहता है दस्तावेज आ इंदु तलक। दस्तावेज आ इंदु तलक। एक का नाम रहता है दस्तावेज आ मियादी। दस्तावेज आ मियादी। वर्तमान समय में आपका जो DD है, उस समय जो दस्तावेज इंदु तलक था उसका यही कार्य था, ठीक है। जो वर्तमान समय में हमारा DD है, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। और दस्तावेज मियादी क्या था? ये वर्तमान समय जो हमारा FD है, वही उस समय क्या था? दस्तावेज मियादी। तो ये जो बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत जो हमारी वैदिक काल से ही मानी जाती है, उसमें ही बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। लेकिन साथियों, वर्तमान में जो भारत की बैंकिंग व्यवस्था प्रणाली है, उसकी जो नींव पड़ी थी वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से माना जाता है। तो आइए चलिए हम लोग भारत में बैंकों के विकास के बारे में पढ़ते हैं कि भारत का पहला बैंक कौन सा था, कब खोला गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो साथियों, भारत का जो पहला बैंक था उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और इसको 1770 ईस्वी में खोला गया। कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना 1770 में होती है और इसको 1830 ईस्वी में बंद कर दिया जाता है।
बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसको 1770 ईस्वी में खोला गया और 1830 ईस्वी में इसको क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, ECI, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 ईस्वी में भारत में आती है, भारत में आती है। किसके उद्देश्य से? व्यापार के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से। तो क्या करती है? ये 3 बैंकों का निर्माण करती है, 3 बैंकों का निर्माण करती है। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक खोले जाते हैं। फिर उसके बाद 1921 में ये जो हमारे 3 बैंक रहते हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन्हीं को मिलाकर एक नया बैंक बनाया जाता है, जिसका नाम रहता है इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों बैंकों को मिलाकर कौन सा बैंक 1921 में बनाया जाता है? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसी इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण होता है, राष्ट्रीयकरण होता है और इसका नाम बदल दिया जाता है, इसका नाम बदल दिया जाता है। और कौन सा नाम रखा जाता है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक इसको कर दिया जाता है। तो अगर SBI का राष्ट्रीयकरण पूछे तो आप लोग बताएंगे 1 जुलाई 1955। SBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जुलाई 1955। या स्थापना पूछे तब भी आप लोग बताएंगे 1 जुलाई 1955। चलिए आगे हम लोग कुछ और बैंकों के बारे में पढ़ते हैं। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। फिर उसके बाद 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना होती है। फिर 1894 में लाला लाजपत राय और मजेठिया द्वारा PNB, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है। फिर 1911 में पूंछ खानवाला द्वारा सेंट्रल बैंक की स्थापना की जाती है और इसके पहले चेयरमैन फिरोज शाह मेहता बनते हैं। साथियों,
ये दोनों बैंक बहुत इम्पोर्टेंट, आपको पढ़ना चाहिए। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है। ये पूर्णतः भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित बैंक था। इसमें जितने भी कर्मचारी होते थे भारतीय ही कार्य करते थे, लेकिन अभी भी स्वामित्व जो था भारतीयों के हाथ में नहीं था। जो चेयरमैन होते थे वो भारतीय नहीं होते थे। लेकिन 1911 में जब पोच खानवाला के द्वारा सेंट्रल बैंक की स्थापना की जाती है, तो इसमें जो रहते हैं जितने भी कर्मचारी रहते हो तो भारतीय रहते ही हैं, लेकिन इसके जो चेयरमैन रहते वो भी भारतीय होते हैं, जिनका क्या नाम रहता है, फिरोज शाह मेहता रहता है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख बैंक थे। एक बैंक और आप लोगों को याद कर लेना चाहिए साथियों, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड बैंक की स्थापना की जाती है। नाबार्ड बैंक की जो क्या है, ये एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि से संबंधित बैंक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, NABARD, नाबार्ड। तो इसका होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट। तो साथियों पिछली क्लास में हम लोगों ने बैंकों का विकास देखा। चलिए आज हम लोग RBI को समझते हैं। RBI की ज़रूरत क्यों पड़ी। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इसी को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, सरकार का बैंक भी कहा जाता है। साथियों जब 1921 में आपके जो 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, इन तीनों को मिलाकर जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, तो उसके बाद बहुत सारे बैंकों का निर्माण होने लगा, बहुत सारे बैंक बन गए। तो इन बैंकों को संचालित करने के लिए या इन बैंकों पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, तो इसी के सुझाव के लिए एक समिति आई जिसका नाम था यंग हेल्टन समिति, जो 1926 में आती है और वह इस बात की चर्चा करती है कि इन बैंकों पर कैसे नियंत्रण किया जाए। तो उसी की सिफारिश पर 1934 में एक एक्ट पारित होता है, RBI एक्ट, और उसी के बाद 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। अब किस समिति की सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश पर। समिति का नाम रहता है यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर किस एक्ट द्वारा, तो RBI एक्ट 1934, RBI एक्ट 1934 द्वारा RBI की स्थापना होती है। RBI का राष्ट्रीयकरण जो होता है, RBI का राष्ट्रीयकरण जो होता है, तो वो होता है 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को होता है। RBI के स्थापना के समय इसका मुख्यालय जो था वो कहाँ था, कलकत्ता। इसका मुख्यालय कहाँ था, कलकत्ता था। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान में इसका मुख्यालय जो हो कहाँ पर है, मुंबई में है।
वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो होता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो होता है 1 जनवरी 1949 को होता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। चलिए हम लोग आरबीआई की संरचना देखते हैं। आरबीआई की संरचना, आरबीआई की संरचना, इसमें कुल सदस्य जो होते हैं, कुल सदस्य 21, कुल सदस्य कितने होते हैं? 21 होते हैं, जिसमें से आपके एक गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर, 4 आपके उप गवर्नर और 10 आपके भारत सरकार के सदस्य, 10 भारत सरकार के सदस्य, 2 आपके वित्त मंत्रालय, 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से, 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से और 4 सदस्य स्थानीय निकायों से, 4 सदस्य स्थानीय निकायों से, 4 सदस्य जो रहते हैं आपके स्थानीय निकायों से रहते हैं। आरबीआई संरचना में टोटल आपके 21 सदस्य होते हैं, जिसमें से गवर्नर होते हैं, 4 आपके उप गवर्नर होते हैं, 10 भारत सरकार के सदस्य होते हैं, 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से और 4 आपके स्थानीय निकायों से होते हैं। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे उनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ। और स्वतंत्र भारत के जो स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे, प्रथम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है शक्तिकांत दास। ये आपके 25वें गवर्नर हैं, ये आपके 25वें गवर्नर हैं। तो आरबीआई की संरचना हम लोगों ने देख लिया। स्थानीय निकाय देख लेते हैं। स्थानीय निकाय कौन कौन से आपके होते हैं? 4 आपके स्थानीय निकाय होते हैं। कौन कौन से स्थानीय निकाय? स्थानीय निकाय कौन कौन से आपके स्थानीय निकाय? आपका दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली, कोलकाता, फिर मुंबई, फिर चेन्नई। ये आपके क्या हैं? 4 स्थानीय निकाय होते हैं। एक एक सदस्य इन स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं आरबीआई के लिए। देखिए नोट प्रिंट का कार्य, नोट प्रिंट आरबीआई के द्वारा होता है। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा आरबीआई द्वारा 2 रुपये से लेकर 10,000 तक के नोट छाप सकता है, छाप
सकता है, छाप सकता है। 1 रुपये का जो नोट है, 1 रुपये नोट 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है और इस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और इस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो 1 रुपये का नोट आरबीआई द्वारा नहीं जारी किया जाता। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। रुपयों को जहाँ ढाला जाता है उसको टकसाल बोलते हैं। रुपयों अर्थात सिक्कों को जहाँ ढाला जाता है उसे टकसाल कहते हैं। भारत में टकसालों की संख्या 4 है। भारत में टकसालों की संख्या 4 है। कौन कौन से आपके हो गए? नोएडा, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई। टकसालों संख्या 4 कौन कौन? नोएडा, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई। इन 4 जगहों पर क्या होती है? सिक्कों की ढलाई होती है। सिक्कों की ढलाई होती है। सिक्कों की ढलाई होती है। हमारे रुपये का जो चिन्ह है, हमारे रुपये का जो चिन्ह है, रुपये का चिन्ह, हमारे रुपये का जो चिन्ह क्या है? इसको डॉक्टर उदय कुमार जी ने दिया था। डॉक्टर उदय कुमार जी ने दिया था। कब? 2010 में। 2010 में दिया था। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।